बीरबल और नाई, बुद्धि और धूर्तता की दो विस्तृत कहानियां। मुगलिया सल्तनत के महान बादशाह अकबर का दरबार बुद्धि और हास्य की ऐसी प्रयोगशाला थी जहां हर दिन नए प्रयोग होते थे। इस प्रयोगशाला के मुख्य वैज्ञानिक थे राजा बीरबल, जिनकी तर्क शक्ति और हाजिर जवाबी किसी भी समस्या का हल निकालने में सक्षम थी। दरबार में जहां एक ओर बीरबल जैसे ज्ञानी थे, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपनी चापलूसी और धूर्तता से बादशाह का प्रिय बनने की कोशिश करते थे। इन्हीं में से एक था शाही नाई, जो अपने उस्तरे से ज्यादा तेज अपनी जुबान चलाता था और बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से मन ही मन जलता था। यहाँ प्रस्तुत हैं बीरबल और उस धूर्त नाई के बीच हुए बुद्धियुद्ध की दो ऐसी विस्तृत कहानियां, जो यह साबित करती हैं कि धूर्तता की उम्र बहुत छोटी होती है और अंत में जीत हमेशा विवेक और सच्चाई की ही होती है। पहली कहानी, स्वर्ग का संदेशवाहक। यह कहानी बीरबल की अद्भुत प्रत्युत्पन्नमति, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और किसी भी विकट परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लेने की कला का एक शानदार उदाहरण है। यह दिखाती है कि कैसे बीरबल ने अपने खिलाफ रचे गए एक जानलेवा षड्यंत्र को ही षड्यंत्रकारी के लिए फांसी का फंदा बना दिया। कहानी का आरंभ, एक नाई का ईर्ष्याबोध। आगरा के शाही किले में बादशाह अकबर के लिए हर सुबह एक रस्म की तरह होती थी। उनके दिन की शुरुआत उनके शाही नाई रहीम खान के हाथों हजामत बनवाने से होती थी। रहीम खान अपने काम में माहिर था, उसका हाथ मक्खन की तरह चलता था, लेकिन उसकी उंगलियों की कला से कहीं ज्यादा खतरनाक उसकी जुबान की कला थी। वह मीठी मीठी बातें करके बादशाह को खुश रखना जानता था और इसी निकटता का फायदा उठाकर वह खुद को दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगा था। रहीम खान की आंखों में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा खटकता था वह थे बीरबल। उसे यह देखकर बहुत जलन होती थी कि बादशाह हर छोटे बड़े मामले में बीरबल से ही सलाह लेते थे। उसे लगता था कि एक मामूली सलाहकार जो केवल शब्दों का खेल जानता है, उसे बादशाह से इतनी निकटता क्यों दी जाती है, जबकि वह रहीम अपनी जान हथेली पर रखकर बादशाह के गले पर उस्तरा चलाता है। उसकी यह ईर्ष्या धीरे धीरे नफरत में बदल गई और उसने बीरबल को रास्ते से हटाने का एक भयानक षड्यंत्र रचने का फैसला किया। षड्यंत्र का ताना बाना। रहीम खान जानता था कि बीरबल को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाना असंभव है, क्योंकि बादशाह उन्हें बहुत मानते थे। इसलिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें बादशाह खुद अपने प्यारे बीरबल को मौत के मुंह में धकेल दें और उन्हें इसका एहसास भी न हो। उसने बादशाह अकबर की एक कमजोरी को अपना हथियार बनाया, अपने पूर्वजों के प्रति उनका गहरा सम्मान और प्रेम। एक सुबह जब रहीम खान बादशाह की हजामत बना रहा था, तो उसने बड़ी चतुराई से बात शुरू की। उसने उदास सा मुंह बनाकर कहा, आलम पनाह, कल रात मैंने एक बड़ा ही अजीब सपना देखा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा सपना? नाई ने कहा, जहां पनाह, मैंने सपने में आपके मरहूम वालिद साहब हुमायूं बादशाह और आपके दादा बाबर बादशाह को देखा। वे सब स्वर्ग में बहुत सुख से हैं, लेकिन उन्हें एक बात की बहुत कमी खलती है। अपने पूर्वजों का जिक्र सुनकर अकबर भावुक हो गए। उन्होंने पूछा, क्या कमी है उन्हें? बताओ, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ भी करेंगे। नाई ने तीर निशाने पर लगते देख कहा, हुजूर, वे कह रहे थे कि स्वर्ग में सब कुछ है, बाग बगीचे हैं, हूरें हैं, दौलत है, लेकिन वहां कोई अच्छा कहानीकार या बुद्धिमान सलाहकार नहीं है जिससे वे मन बहला सकें। वे दुनिया के हालचाल जानने के लिए भी तरस रहे हैं। वे कह रहे थे कि काश अकबर अपने सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब दरबारी को कुछ समय के लिए हमारे पास भेज पाता। बीरबल के खिलाफ एक जानलेवा प्रस्ताव। अकबर नाई की बातों के जाल में पूरी तरह फंस गए। वे अपने पूर्वजों की इस इच्छा को पूरा करने के लिए बेचैन हो उठे। उन्होंने मासूमियत से पूछा,
लेकिन हम किसी जीवित व्यक्ति को स्वर्ग कैसे भेज सकते हैं? नाई, जो इसी पल का इंतजार कर रहा था, तुरंत बोला, जहां पनाह, हमारे धर्म ग्रंथों में इसका उपाय है। अगर किसी बहुत पवित्र व्यक्ति को एक विशाल चिता पर बैठाकर अग्नि के हवाले किया जाए तो वह धुएं के साथ सीधा स्वर्ग पहुंच जाता है। और इस काम के लिए आपके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल से अधिक पवित्र और योग्य व्यक्ति कौन हो सकता है? नाई ने ऐसी तस्वीर पेश की कि अकबर को यह एक महान धार्मिक कार्य लगने लगा। उन्हें लगा कि यह तो बीरबल के लिए भी बड़े सम्मान की बात होगी कि उन्हें स्वर्ग में उनके पूर्वजों की सेवा का मौका मिल रहा है। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया और बिना सोचे समझे यह शाही फरमान सुना दिया। बीरबल की सूझबूझ और षड्यंत्र का प्रतीकार। दरबार में जब यह घोषणा हुई तो सन्नाटा छा गया। बीरबल के मित्र स्तब्ध थे और उनके दुश्मन मन ही मन खुश हो रहे थे। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह उस धूर्त नाई की चाल है और बादशाह अपनी भावुकता में इसका शिकार हो गए हैं। लेकिन उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई। वे जानते थे कि बादशाह से सीधा विद्रोह करना अपनी जान गंवाने जैसा होगा। उन्होंने शांत भाव से बादशाह के इस सम्मान को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, आलम पनाह, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आप मुझे अपने महान पूर्वजों की सेवा के योग्य समझते हैं। मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं। फिर उन्होंने अपनी शर्त रखी, लेकिन जहां पनाह, स्वर्ग की यात्रा लंबी है और वहां मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए सोने चांदी और अशर्फियों की आवश्यकता होगी। साथ ही मुझे अपने घर से स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक गुप्त मार्ग की भी आवश्यकता होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे घर से लेकर श्मशान घाट पर बनने वाली चिता तक एक लंबी सुरंग खोदी जाए। मुझे अपनी तैयारी के लिए 1 महीने का समय और 1 लाख सोने की मोहरें चाहिए। अकबर को लगा कि यह बीरबल की अंतिम इच्छा है, इसलिए उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। नाई और अन्य दरबारी मन ही मन हंसे कि मरने से पहले बीरबल धन का लालच नहीं छोड़ पा रहा है। अगले 1 महीने तक बीरबल के घर से श्मशान तक एक गुप्त सुरंग खोदने का काम चलता रहा। बीरबल ने उस सुरंग को अपने घर के एक गुप्त तहखाने से जोड़ दिया। अंतिम दाव और धूर्त का अंत। 1 महीने बाद वह दिन आ गया। शहर के बाहर एक विशाल चिता तैयार की गई। बीरबल को विदा करने के लिए बादशाह अकबर, पूरा दरबार और हजारों की भीड़ जमा थी। बीरबल नए वस्त्र पहनकर और चेहरे पर मुस्कान लिए चिता के पास पहुंचे। अग्नि देने से ठीक पहले बीरबल ने बादशाह से कहा, आलम पनाह, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, लेकिन वहां पहुंचकर आपके पूर्वजों को यह कैसे बताऊंगा कि मैं आ गया हूं? और अगर उन्हें कोई और चीज की आवश्यकता हुई तो मैं आपको संदेश कैसे भेजूंगा? फिर उन्होंने नाई की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे मन में एक विचार आया है। स्वर्ग में जब कोई पहुंचता है तो उसके स्वागत में आग जलाई जाती है और धुआं किया जाता है। लेकिन वहां आग जलाने के लिए कोई नाई नहीं है जो दाढ़ी बाल को आग जल्दी पकड़ने के लिए तैयार कर सके। आपके पूर्वज इस बात से भी परेशान हो सकते हैं कि उनकी हजामत कौन बनाएगा। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, क्यों न ऐसा किया जाए कि स्वर्ग में मेरा स्वागत करने और वहां की व्यवस्था देखने के लिए मुझसे 7 दिन पहले शाही नाई रहीम खान को भेज दिया जाए। वह वहां जाकर सब तैयारी कर देगा और मेरे पहुंचते ही मैं उसके साथ मिलकर आपको पहला संदेश भेजूंगा। यह सुनकर नाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन अब वह अपनी ही बुनी जाल में फंस चुका था। बादशाह अकबर को बीरबल की बात में दम लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सही हो। एक नाई की जरूरत तो वहां पड़ेगी ही।
उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि रहीम खान को पकड़कर तुरंत चिता पर बैठाया जाए और अग्नि दी जाए ताकि वह बीरबल के पहुंचने से पहले स्वर्ग पहुंचकर सारी तैयारी कर सके। अब नाई के पास कोई रास्ता नहीं था। वह बादशाह के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और उसने अपना सारा षड्यंत्र उगल दिया। सच्चाई जानकर अकबर आगब बूला हो गए। उन्हें अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने बीरबल से माफी मांगी और उस धूर्त नाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बीरबल उस दिन चिता में नहीं बैठे। वे अपनी खोदी हुई सुरंग के रास्ते सुरक्षित अपने घर लौट आए और कुछ महीनों बाद दरबार में फिर से प्रकट हुए। जब अकबर ने पूछा कि वे इतने दिन कहाँ थे, तो बीरबल ने मजाक में कहा, जहां पनाह, स्वर्ग से लौटा हूं। आपके पूर्वज बहुत खुश हैं, लेकिन उनके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए हैं। वे एक अच्छे नाई का इंतजार कर रहे हैं। कहानी का सार, यह कहानी सिखाती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। बुद्धि और विवेक का हथियार किसी भी शारीरिक या षड्यंत्रकारी शक्ति से बड़ा होता है। दूसरी कहानी, सपने का बदला। यह कहानी बीरबल की हाजिर जवाबी और अपमान का बदला भी गरिमा और बुद्धि के साथ लेने की उनकी कला को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि कीचड़ पर पत्थर फेंकने से छींटे अपने ऊपर ही आते हैं। कीचड़ को साफ करने के लिए समझदारी का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। कहानी का आरंभ, एक अपमानजनक सपना। शाही नाई, जिसका नाम जुल्फिकार था, बीरबल से जलता तो था, लेकिन वह जानता था कि बीरबल को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। इसलिए उसने बीरबल को सामाजिक रूप से अपमानित करने की एक योजना बनाई ताकि बादशाह और दरबारियों की नजर में बीरबल का सम्मान कम हो जाए। एक सुबह जब दरबार लगा हुआ था और बादशाह अकबर अच्छे मूड में थे, तो नाई जुल्फिकार ने हाथ जोड़कर कहा, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आज रात मैंने एक बड़ा ही विचित्र सपना देखा, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अकबर, जो हमेशा नई और मनोरंजक बातों के शौकीन थे, ने उसे सपना सुनाने की इजाजत दे दी। नाई ने बीरबल की ओर देखते हुए, जो दरबार में ही मौजूद थे, कहना शुरू किया, जहां पनाह, मैंने सपने में देखा कि मैं और बीरबल जी कहीं टहल रहे थे। अचानक हम दोनों का पैर फिसला और हम दो अलग अलग गड्ढों में गिर गए। मेरा गड्ढा स्वादिष्ट और सुगंधित शहद से लबालब भरा था, जबकि बीरबल जी का गड्ढा गंदगी और मलमूत्र से भरा था। यह सुनकर बीरबल के विरोधी दरबारी दबी जुबान में हंसने लगे। नाई ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई, फिर मैंने सपने में देखा कि गड्ढों से बाहर निकलने के लिए हम दोनों एक दूसरे को साफ करने लगे। मैं बीरबल जी को चाटकर साफ कर रहा था और बीरबल जी मुझे चाटकर साफ कर रहे थे। यह कहकर नाई ने ऐसी तस्वीर पेश की मानो वह नाई बीरबल की गंदगी को साफ कर रहा था और बीरबल उसके शहद को। इसका सीधा सीधा अपमानजनक अर्थ यह था कि बीरबल गंदगी के समान है और नाई शहद के समान। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल का चेहरा अपमान से लाल हो गया, लेकिन वे चुप रहे। बादशाह अकबर भी इस भद्दे मजाक पर मुस्कुरा दिए और नाई की हाजिर जवाबी से खुश होकर उसे कुछ सोने की मोहरें इनाम में दे दीं। यह बीरबल के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था। बीरबल का शांत प्रतिकार। बीरबल ने उस समय कुछ नहीं कहा। वे शांत भाव से अपनी जगह पर बैठे रहे। नाई और अन्य दरबारी यह देखकर बहुत खुश हुए कि आज उन्होंने बीरबल को निरुत्तर कर दिया। शाम को जब दरबार खत्म हुआ, तो अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, आज नाई ने तुम्हारे साथ अच्छा मजाक नहीं किया। हमें इसका अफसोस है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसमें अफसोस की कोई बात नहीं। सपने पर किसी का जोर नहीं होता।
बल्कि मैं तो यह सोचकर हैरान हूं कि नाई ने कितना सटीक सपना देखा है, क्योंकि कल रात मैंने भी बिल्कुल यही सपना देखा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने भी यही सपना देखा? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, बिल्कुल यही। बस नाई साहब शायद सपने का अंत देखना भूल गए या जल्दबाजी में बताना भूल गए। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने कहा, क्या अंत था तुम्हारे सपने का? सपने का पूरा सच। बीरबल ने अपनी कहानी सुनाई। आलमपनाह, जैसा कि नाई ने बताया, हम दोनों एक दूसरे को चाटकर साफ कर रहे थे। वह मुझे साफ कर रहे थे और मैं उन्हें। और जब हम दोनों पूरी तरह से साफ होकर गड्ढों से बाहर निकले तो यह स्पष्ट हो गया कि कौन शहद से नहाया था और कौन गंदगी से। बीरबल ने एक पल रुककर कहा, अंत में मैंने देखा कि मैं तो एक शहंशाह बादशाह अकबर का सबसे बुद्धिमान सलाहकार था और वह एक नाई का नाई ही रहा। बीरबल के इस जवाब का गहरा अर्थ था। उन्होंने उसी कहानी का उपयोग करके यह साबित कर दिया कि बाहरी गंदगी या शहद से किसी का असली चरित्र नहीं बदलता। बीरबल जो गंदगी से निकले थे, अंत में भी बुद्धिमान सलाहकार ही रहे, और नाई जो शहद से निकला था, अंत में भी एक साधारण नाई ही रहा। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से यह बता दिया कि असली श्रेष्ठता पद और कर्मों में होती है, न कि सपनों की मीठी या कड़वी कल्पनाओं में। यह सुनकर बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। वे समझ गए कि बीरबल ने बिना किसी कटुता या अपशब्द का प्रयोग किए नाई को उसी के खेल में कितनी करारी मात दी है। अगले दिन बादशाह ने भरे दरबार में बीरबल के सपने का अंत सुनाया। नाई जुल्फिकार का सिर शर्म से झुक गया और दरबारियों की हंसी उस पर ही उलट पड़ी। बादशाह ने नाई को उसकी धृष्टता के लिए दंडित किया और बीरबल को उनकी बुद्धि के लिए 100 सोने की मोहरें इनाम में दीं। कहानी का सार, यह कहानी हमें सिखाती है कि अपमान का जवाब अपमान से देना आवश्यक नहीं है। सच्ची बुद्धि शांत रहकर, अपने विवेक का प्रयोग करके और सामने वाले के ही हथियार से उसे पराजित करने में है। गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखते हुए भी किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बीरबल और पंडित, बुद्धि और विवेक की दो अमर कहानियां। मुगल सम्राट अकबर का दरबार केवल अपनी भव्यता और सैन्य शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता के अद्भुत संगम के लिए भी इतिहास में दर्ज है। इस संगम के सबसे चमकते सितारे थे राजा बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी और गहरी मानवीय समझ के आगे बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी पानी भरते थे। पंडितों का ज्ञान अक्सर शास्त्रों और पुस्तकों तक सीमित होता था, लेकिन बीरबल का ज्ञान जीवन के अनुभवों और मनुष्य के स्वभाव को पढ़ने की कला से आता था। यहाँ प्रस्तुत हैं अकबर बीरबल के खजाने से दो ऐसी ही विस्तृत कहानियाँ, जहाँ एक तरफ एक ज्ञानी पंडित का अहंकार था, तो दूसरी तरफ बीरबल की सहज पैनी बुद्धि। पहली कहानी, विद्वान पंडित की मातृभाषा। यह कहानी इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि किताबी ज्ञान और वास्तविक विवेक में क्या अंतर होता है। यह हमें सिखाती है कि मनुष्य का असली स्वभाव बाहरी आवरण के नीचे छिपा होता है, जिसे केवल बुद्धि की सूक्ष्म दृष्टि से ही देखा जा सकता है। कहानी का आरंभ, दरबार में एक ज्ञानी का आगमन। एक दिन बादशाह अकबर के भव्य दरबार दीवान-ए-आम में एक असाधारण व्यक्ति का आगमन हुआ। वह व्यक्ति कोई राजा या सेनापति नहीं, बल्कि दक्षिण के एक सुदूर राज्य से आया एक महापंडित था। उसका नाम था पंडित शेषनारायण शास्त्री। उसका तेजस्वी ललाट, रेशमी वस्त्र और आत्मविश्वास से भरी चाल बता रही थी कि वह अपने ज्ञान पर अटूट विश्वास रखता है। पंडित ने बादशाह को शास्त्रानुसार प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। उसने दावा किया कि उसे दर्जनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त है कि वह उनमें बिना किसी त्रुटि के बोल, लिख और शास्त्रार्थ कर सकता है। उसने संस्कृत, फारसी, अरबी, तुर्की, तमिल, कन्नड़
और कई अन्य भाषाओं का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि दरबार में बैठे सभी भाषाविद और विद्वान दांतों तले उंगली दबा गए। उसकी हर भाषा पर पकड़ इतनी मजबूत और उच्चारण इतना शुद्ध था कि कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि उसकी असली मातृभाषा कौन सी है। अकबर उसकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। पंडित ने अपनी ज्ञान की धाक जमाने के बाद दरबार को एक चुनौती दी। उसने अहंकार से भरकर कहा, आलमपनाह, मैं आपके दरबार के सभी विद्वानों को चुनौती देता हूं कि वे मेरी मातृभाषा का पता लगाकर दिखाएं। यदि कोई सफल हुआ तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा और अपनी सारी विद्या उसे सौंप दूंगा। लेकिन यदि आपका दरबार असफल रहा तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके नवरत्नों का ज्ञान भी मेरे सामने तुच्छ है। दरबार की विफलता और अकबर की चिंता। यह एक सीधी सादी चुनौती थी, लेकिन इसमें पूरे मुगलिया दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अकबर ने अपने सबसे काबिल मंत्रियों, भाषाविदों और सलाहकारों को आदेश दिया कि वे पंडित की मातृभाषा का पता लगाएं। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। एक के बाद एक विद्वान आते और पंडित से अलग अलग भाषाओं में जटिल प्रश्न पूछते। वे उसकी शब्दावली, उसके व्याकरण और उसके लहजे को पकड़ने की कोशिश करते। लेकिन पंडित शेषनारायण हर परीक्षा में खरे उतरते। वह हर भाषा में ऐसे बात करते मानो वही उनकी मातृभाषा हो। शाम हो गई, लेकिन कोई भी विद्वान सफल नहीं हो सका। दरबार में निराशा छाने लगी। अकबर को अपने दरबार का सम्मान धूल में मिलता दिख रहा था। अंत में जब सभी ने हार मान ली तो अकबर की नजरें अपने सबसे भरोसेमंद रत्न बीरबल पर पड़ीं, जो अब तक शांत भाव से सारा तमाशा देख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस गुत्थी का कोई हल है? हमारे दरबार की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को प्रणाम किया और फिर उस घमंडी पंडित को सिर से पांव तक देखा। बीरबल के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, आलमपनाह, मुझे बस आज रात तक का समय दीजिए। कल सुबह मैं दरबार को इस महापंडित की मातृभाषा बता दूंगा। पंडित यह सुनकर हंसा, जिसका पता दिन के उजाले में बड़े बड़े विद्वान नहीं लगा सके, उसका पता यह विदूषक रात के अंधेरे में क्या लगाएगा। बीरबल की मनोवैज्ञानिक युक्ति। उस रात जब महल में सब गहरी नींद में सो रहे थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बीरबल दबे पांव उस शाही अतिथि गृह में पहुंचे जहां पंडित शेषनारायण ठहरे हुए थे। बीरबल ने देखा कि पंडित अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा है। बीरबल जानते थे कि पंडित का चेतन मन बहुत सधा हुआ है, उसे केवल अचेतन अवस्था में ही भेदा जा सकता है। उन्होंने अपने साथ लाई एक लंबी, सूखी और पतली सींग उठाई और धीरे से पंडित के कान में गुदगुदी करना शुरू कर दिया। पहले तो पंडित नींद में थोड़ा असहज होकर करवट बदलता रहा। बीरबल ने गुदगुदी जारी रखी। कुछ देर बाद पंडित की नींद टूटने लगी। वह अर्धनिद्रा की अवस्था में था, जहां उसका दिमागी पहरा कमजोर पड़ चुका था। अचानक उसे लगा कि कोई कीड़ा उसके कान में घुस गया है। वह हड़बड़ाकर उठा और घबराहट में जोर से चिल्लाया, एवरो आदि नन्नु इब्ब पेट्टकु। यह शुद्ध तेलुगु भाषा थी, जिसका अर्थ था, कौन है वहां? मुझे परेशान मत करो। अपना जवाब पाते ही बीरबल चुपचाप अंधेरे में गायब हो गए, जैसे वे वहां कभी थे ही नहीं। रहस्य का पर्दाफाश और बुद्धि की विजय। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। पंडित शेषनारायण विजेता की तरह अपनी जगह पर बैठा था। बादशाह अकबर और सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और शांत भाव से कहा, जहांपनाह, इस महापंडित की मातृभाषा तेलुगु है। यह सुनते ही पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। वह स्तब्ध रह गया।
उसने अविश्वास से पूछा, यह तुम्हें कैसे पता चला? इसका क्या प्रमाण है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, प्रमाण तो आप स्वयं हैं। आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग ही मेरे उत्तर की सच्चाई बयान कर रहा है। फिर बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर मुड़कर समझाया, आलमपनाह, यह सत्य है कि कोई भी इंसान अपनी मेहनत और लगन से कितनी भी भाषाएं सीख सकता है और उन पर अधिकार भी प्राप्त कर सकता है। हमारा चेतन मन उन सभी भाषाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन हमारी मातृभाषा हमारी आत्मा में बसी होती है। जब हम पर कोई आकस्मिक संकट आता है, जब हम बहुत क्रोधित होते हैं या जब हम गहरी नींद से अचानक चौंककर उठते हैं, तो हमारा चेतन नियंत्रण हट जाता है और हमारे मुंह से सबसे पहले वही शब्द निकलते हैं जो हमने अपनी माँ की गोद में सीखे थे। कल रात जब पंडित जी पर ऐसा ही एक छोटा सा संकट आया तो उनके मुख से शुद्ध तेलुगु भाषा ही निकली। यह सुनकर पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक हो गया। पंडित शेषनारायण का घमंड चूर चूर हो गया। वह अपनी जगह से उठा, बीरबल के सामने सिर झुकाया और कहा, राजा बीरबल, मैं अपना हार स्वीकार करता हूँ। आपने मुझे आज यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि मनुष्य की समझ में निहित है। बादशाह अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और उन्हें ढेरों इनाम दिए। कहानी का सार, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसके बाहरी प्रदर्शन से नहीं बल्कि उसके सहज और स्वाभाविक आचरण से होती है। विवेक और मानवीय मनोविज्ञान की समझ केवल किताबी ज्ञान से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। दूसरी कहानी, तिनके का सहारा। यह कहानी बीरबल की न्यायप्रियता और उनकी अद्भुत तर्कशक्ति को दर्शाती है। यह दिखाती है कि कैसे बीरबल एक साधारण सी चीज से भी सच और झूठ के बीच की मोटी दीवार को गिरा सकते थे। कहानी का आरंभ, एक व्यापारी का विवाद। एक बार आगरा के एक धनी व्यापारी सेठ हर सुखराय बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लेकर पहुंचे। सेठ बहुत परेशान थे। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले उन्हें एक लंबी व्यापारिक यात्रा पर जाना पड़ा था। जाने से पहले उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई यानी 1000 सोने की मोहरों से भरी एक थैली अपने सबसे करीबी मित्र पंडित रामभक्त मिश्र के पास अमानत के तौर पर रखवाई थी। पंडित रामभक्त अपनी ईमानदारी और धर्म कर्म के लिए पूरे शहर में जाने जाते थे, इसलिए सेठ को उन पर पूरा भरोसा था। जब सेठ यात्रा से लौटे और अपनी अमानत वापस मांगी तो पंडित रामभक्त ने साफ इनकार कर दिया। पंडित ने कहा, कौन सी अमानत? तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुमसे कभी कोई थैली नहीं ली। चूंकि इस लेन देन का कोई गवाह नहीं था और न ही कोई लिखित सबूत, मामला बहुत उलझ गया। सेठ के पास अपनी सच्चाई साबित करने का कोई तरीका नहीं था। अकबर ने पंडित रामभक्त को दरबार में बुलवाया। पंडित ने वेदों और शास्त्रों की कस्में खाते हुए खुद को निर्दोष बताया। उसका आत्मविश्वास और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी मजबूत थी कि एक पल के लिए बादशाह को भी सेठ की कहानी पर शक होने लगा। मामला फिर बीरबल को सौंपा गया। बीरबल की अनोखी जांच। बीरबल ने दोनों सेठ हरसुखराय और पंडित रामभक्त से अकेले में बात की। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। बीरबल समझ गए कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। बीरबल ने दोनों से पूछा, सेठ जी, आपने यह थैली पंडित जी को किस स्थान पर दी थी? सेठ ने उत्तर दिया, हुजूर, शहर के बाहर जंगल के रास्ते में जो एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ है, मैंने उसी के नीचे यह अमानत उन्हें सौंपी थी। बीरबल ने पंडित से पूछा, क्या आप उस स्थान पर सेठ से मिले थे? पंडित ने तुरंत कहा, हाँ हुजूर, हम वहां मिले अवश्य थे, लेकिन इन्होंने मुझे कोई थैली नहीं दी। यह सरासर झूठ है। बीरबल ने कहा,
ठीक है। जब इंसान गवाही देने से मुकर जाए तो हमें प्रकृति से पूछना पड़ता है। वह पेड़ इस घटना का एकमात्र गवाह है। हम उसी से सच उगलवाएंगे। यह सुनकर दरबारी हैरान हो गए। पंडित मन ही मन हंसा कि बीरबल कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। पेड़ भला कैसे गवाही देगा? बीरबल ने सेठ हरसुखराय से कहा, तुम अभी जाओ और उस बरगद के पेड़ से कहो कि बादशाह अकबर ने उसे गवाही के लिए दरबार में बुलाया है। सेठ थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बीरबल के आदेश का पालन करने के लिए चला गया। मनोवैज्ञानिक खेल और चोर की पहचान। सेठ के जाने के बाद दरबार में सामान्य कामकाज चलने लगा। बीरबल ने पंडित रामभक्त को भी वहीं रुकने का आदेश दिया। बीरबल अकबर से और अन्य मंत्रियों से इधर-उधर की बातें करने लगे, मानो वे सेठ के लौटने का इंतजार कर रहे हों। पंडित रामभक्त वहीं बैठा था। शुरू में वह बहुत आश्वस्त था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा वह बेचैन होने लगा। उसे पसीना आने लगा। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। काफी देर हो गई, लेकिन सेठ वापस नहीं आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सेठ को गए हुए काफी समय हो गया, वह अब तक क्यों नहीं लौटा? क्या वह पेड़ आने से मना कर रहा है? बीरबल ने पंडित रामभक्त की ओर एक तिरछी नजर से देखते हुए नॉनशालेंटली कहा, आलमपनाह, वह पेड़ बहुत दूर और बहुत पुराना है। उसे यहां तक आने में समय तो लगेगा ही। मुझे लगता है सेठ अब तक तो वहां पहुंच भी गया होगा। यह सुनते ही पंडित रामभक्त अपनी बेचैनी में बोल पड़ा, नहीं हुजूर, वह अभी तक वहां नहीं पहुंचा होगा। वह पेड़ यहां से बहुत दूर है, मैं जानता हूं। उसे वहां पहुंचने में और भी समय लगेगा। जैसे ही पंडित ने यह वाक्य पूरा किया, दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल के चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी। बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, जहांपनाह, हमें अब उस पेड़ की गवाही की कोई आवश्यकता नहीं है। असली गवाह तो खुद ही बोल पड़ा है। अकबर और अन्य दरबारी उलझन में थे। बीरबल ने समझाया, आलमपनाह, मैंने पंडित जी से यह तो पूछा ही नहीं था कि वह पेड़ कितनी दूर है। जब यह कह रहे हैं कि इन्होंने कोई थैली नहीं ली और वह घटना घटी ही नहीं, तो इन्हें इतनी सटीकता से यह कैसे पता कि सेठ को उस पेड़ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? इनका यह वाक्य ही इस बात का प्रमाण है कि यह उस स्थान के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और सेठ हरसुखराय सच बोल रहे हैं। सच्चाई सामने आते ही पंडित रामभक्त का चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ गया। उसने बीरबल के पैरों में गिरकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सेठ की सोने की मोहरें लौटा दी। कहानी का सार, यह कहानी हमें सिखाती है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, वह कोई न कोई सुराग अवश्य छोड़ देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उस छोटे से तिनके, सुराग का सहारा लेकर भी सत्य की गहराई तक पहुंच सकता है। बीरबल की सफलता का राज उनकी मनोवैज्ञानिक पकड़ और धैर्य में छिपा था। बीरबल क्यों मुस्कुराया? अकबर बीरबल की दो विस्तृत कहानियां। मुगलिया सल्तनत के दौर में बादशाह अकबर के दरबार की रौनक केवल उनकी विशाल सेना या शाही खजाने से नहीं थी, बल्कि उनके नवरत्नों में से एक राजा बीरबल की प्रखर बुद्धि और हाजिर जवाबी से थी। बीरबल की मुस्कान अपने आप में एक पहेली होती थी। वह तब मुस्कुराते थे जब दरबार के बड़े बड़े विद्वान और सेनापति भी किसी समस्या के आगे सिर झुका देते थे। उनकी मुस्कान इस बात का संकेत थी कि जहां सबकी सोच खत्म होती है, वहां से बीरबल की सोच शुरू होती है। यह मुस्कान विजय की, ज्ञान की और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ की प्रतीक थी। आइए हम दो ऐसी ही विस्तृत कहानियों में गोता लगाते हैं, जहां बीरबल की एक रहस्यमयी मुस्कान ने एक बड़ी पहेली को सुलझा दिया और दुनिया को एक नया सबक सिखाया।
पहली कहानी, 3 गुड़ियों का रहस्य। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बाहरी रूप अक्सर भ्रामक होता है। असली मूल्य और चरित्र भीतर छिपा होता है और उसे परखने के लिए बुद्धि की पैनी दृष्टि चाहिए, न कि केवल आंखों की। कहानी का आरंभ देवगढ़ से आई एक अभूतपूर्व चुनौती। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में पड़ोसी राज्य देवगढ़ के राजा विजय सिंह का एक दूत आया। राजा विजय सिंह अपनी बुद्धिमत्ता और कलाप्रेम के लिए जाने जाते थे, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी श्रेष्ठता का बहुत घमंड भी था। वह हमेशा अकबर और उनके दरबार को नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। दूत ने बादशाह अकबर को प्रणाम किया और एक सुंदर नक्काशीदार संदूक उनके सामने रखा। दूत ने कहा, महाराजाधिराज, हमारे महाराज विजय सिंह ने आपके लिए एक भेंट और एक पहेली भेजी है। वे आपकी और आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता का बहुत सम्मान करते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या आप इस पहेली को सुलझा सकते हैं। अकबर ने संदूक खोलने का आदेश दिया। संदूक के अंदर मखमल पर 3 बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली गुड़ियां रखी थीं। वे आकार, रंग, वजन और बनावट में इतनी समान थीं कि उनमें बाल बराबर भी फर्क करना असंभव था। दूत ने पहेली सुनाई, आलमपनाह, ये तीनों गुड़ियां हमारे राज्य के सर्वश्रेष्ठ कारीगर ने बनाई हैं। ये दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक गुड़िया सबसे अच्छी है, एक औसत है और एक सबसे बुरी है। आपको बिना इन्हें तोड़े या नुकसान पहुंचाए यह पहचानना है कि कौन सी गुड़िया कैसी है। यदि आप सफल हुए तो हमारे महाराज आपकी बुद्धिमत्ता को सर्वोच्च मानेंगे, और यदि आप असफल रहे तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि देवगढ़ का दरबार आपसे अधिक ज्ञानी है। दरबार की उलझन और बीरबल की रहस्यमयी मुस्कान। यह सुनकर पूरा दरबार सत्ते में आ गया। अकबर ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्रियों और जौहरियों को बुलाया। सबने गुड़ियों को उठाया, परखा, तौला, लेकिन कोई भी उनमें कोई अंतर नहीं खोज सका। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, यह एक चाल है। तीनों गुड़ियां एक जैसी ही हैं, हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। दूसरे ने कहा, शायद हमें किसी एक को चुनकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। अकबर को अपने दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी दिख रही थी। वे चिंतित हो उठे। उनकी नजरें बीरबल को खोज रही थीं, जो अब तक चुपचाप एक कोने में खड़े सब कुछ देख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, पूरा दरबार इस पहेली के सामने हार मान चुका है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? बीरबल आगे आए। उन्होंने तीनों गुड़ियों को बारी बारी से अपने हाथ में लिया और बड़े ध्यान से देखा। फिर उनके होठों पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। यह देखकर देवगढ़ का दूत भी हैरान हो गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुमने रहस्य सुलझा लिया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे बस एक पतले और लचीले तार की आवश्यकता है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक तार से बीरबल ऐसा क्या करने वाले थे? एक सेवक तुरंत एक महीन तार ले आया। रहस्य का अनावरण, बुद्धि की परीक्षा। बीरबल ने पहली गुड़िया उठाई और उसके कान में बने एक छोटे से छेद में तार को धीरे धीरे डाला। तार गुड़िया के दूसरे कान से बाहर निकल आया। बीरबल ने उस गुड़िया को एक तरफ रखते हुए कहा, जहांपनाह, यह सबसे बुरी गुड़िया है। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर बीरबल ने दूसरी गुड़िया उठाई और उसी तरह तार को उसके कान के छेद में डाला। इस बार तार गुड़िया के मुंह से बाहर निकल आया। बीरबल ने उस गुड़िया को बीच में रखते हुए कहा, आलमपनाह, यह औसत दर्जे की गुड़िया है। अब सबकी उत्सुकता चरम पर थी। अंत में बीरबल ने तीसरी गुड़िया उठाई और तार को उसके कान में डाला।
तार अंदर तो गया, लेकिन बाहर कहीं से नहीं निकला। वह गुड़िया के भीतर ही रह गया। बीरबल ने उस गुड़िया को बादशाह के सबसे करीब रखते हुए ऐलान किया, और यह जहांपनाह सबसे अच्छी गुड़िया है। देवगढ़ का दूत, जो अब तक आत्मविश्वास से खड़ा था, हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया और इसका अर्थ क्या है? मुस्कान का राज। बीरबल मुस्कुराए और अपनी उस पहली मुस्कान का राज खोलते हुए बोले, जहांपनाह, जब मैंने सुना कि गुड़िया बाहर से एक जैसी हैं, लेकिन गुणों में अलग हैं, तो मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैं समझ गया था कि यह पहेली गुड़ियों की नहीं, बल्कि इंसानों के चरित्र की है। राजा विजय सिंह हमारी बुद्धिमत्ता को परखना चाहते थे, और बुद्धि बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों को पहचानने में निहित है। उन्होंने आगे समझाया, पहली गुड़िया, जिसके एक कान से तार घुसकर दूसरे से निकल गया, उन लोगों की तरह है जो किसी की बात सुनते तो हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। ज्ञान या सलाह उनके दिमाग में ठहरती ही नहीं। ऐसे लोग सबसे बुरे या अधम श्रेणी के होते हैं। दूसरी गुड़िया, जिसके कान से डाली गई बात मुंह से बाहर आ गई, उन लोगों की प्रतीक है जो सुनते तो हैं, लेकिन सुनी हुई बात को अपने तक नहीं रख पाते। वे हर रहस्य या ज्ञान को तुरंत दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते और औसत दर्जे के कहलाते हैं। और जहांपनाह, यह तीसरी गुड़िया, जिसने तार को अपने भीतर समा लिया, उन श्रेष्ठ मनुष्यों की तरह है जो ज्ञान की बातों को, सलाह को और रहस्यों को सुनते हैं, उन्हें अपने मन और हृदय में उतारते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। वे ज्ञान को पचा जाते हैं और सही समय पर उसका उपयोग करते हैं। ऐसे लोग ही सबसे उत्तम होते हैं। यह सुनकर पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक हो गया। बादशाह अकबर गर्व से भर उठे। उन्होंने देवगढ़ के दूत से कहा, अपने महाराज से कहना कि हम उनकी भेंट स्वीकार करते हैं, और यह भी कहना कि जब तक अकबर के दरबार में बीरबल जैसा रत्न है, हमारी बुद्धिमत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इस तरह बीरबल की एक मुस्कान ने न केवल एक जटिल पहेली को सुलझाया, बल्कि चरित्र और ज्ञान के महत्व का एक गहरा सबक भी दिया। दूसरी कहानी, चोर की दाढ़ी में तिनका। यह कहानी बीरबल की मनोवैज्ञानिक समझ का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दर्शाती है कि बीरबल कैसे जानते थे कि एक दोषी व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और एक छोटी सी मुस्कान भी उस पर भारी पड़ सकती है। कहानी का आरंभ, शाही खजाने में चोरी। एक रात आगरा के किले में कड़ी सुरक्षा के बावजूद बादशाह अकबर के निजी खजाने से कीमती हीरों का एक हार चोरी हो गया। यह हार बादशाह को उनकी बेगम ने तोहफे में दिया था और वह उन्हें बहुत प्रिय था। सुबह जब चोरी का पता चला तो किले में हड़कंप मच गया। पहरेदारों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यह स्पष्ट था कि चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि महल का ही कोई भेदी था, जिसे खजाने और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। शक के दायरे में खजाने की देखरेख करने वाले 5 मुख्य सेवक थे। अकबर ने उन 5 को बुलाया और उनसे बहुत सख्ती से पूछताछ की, लेकिन सबने कसम खाकर कहा कि वे निर्दोष हैं। अकबर क्रोध और निराशा से भर गए। उन्होंने कहा, अगर कल सुबह तक चोर का पता नहीं चला तो तुम 5 को ही मौत की सजा दी जाएगी। 5 सेवक डर से कांपने लगे। मामला जब किसी भी तरह से नहीं सुलझा तो उसे बीरबल को सौंप दिया गया। बीरबल का आगमन और उनकी रहस्यमयी मुस्कान। बीरबल दरबार में आए और उन 5 सहमे हुए सेवकों को देखा। उन्होंने बादशाह से पूरी घटना की जानकारी ली। सब कुछ जानने के बाद बीरबल ने उन 5 सेवकों को बड़े गौर से देखा। उनकी नजरें एक एक के चेहरे पर घूम रही थीं।
अचानक बीरबल के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराते रहे। उनकी इस मुस्कान ने उन पांचों सेवकों के दिलों में और भी खौफ पैदा कर दिया। उन्हें लगा कि बीरबल शायद चोर को पहचान गए हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस गंभीर स्थिति में तुम्हारी मुस्कुराहट का क्या कारण है? क्या तुम्हें चोर मिल गया? बीरबल ने अपनी मुस्कान को कायम रखते हुए कहा, जहां पनाह, चोर तो इन पांचों में ही है, और वह खुद को बहुत चालाक समझ रहा है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि चोरी का माल कभी फलता नहीं और सच कभी छिपता नहीं। फिर बीरबल ने एक विचित्र घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरे पास एक जादुई घोड़ा है जो चोरों को पहचान लेता है। हम इन पांचों को बारी बारी से उस घोड़े की पूंछ पकड़ने के लिए भेजेंगे। जो निर्दोष होगा उसे घोड़ा कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही असली चोर उसकी पूंछ को हाथ लगाएगा, घोड़ा जोर से हिनहिनाएगा और उसे एक लात मारेगा। मनोवैज्ञानिक जाल और चोर का पर्दाफाश। यह सुनकर दरबारी हैरान थे कि बीरबल यह क्या कह रहे हैं। एक अंधेरे अस्तबल में एक घोड़े को खड़ा किया गया। बीरबल ने पांचों सेवकों को आदेश दिया कि वे एक एक करके अंदर जाएं, घोड़े की पूंछ को छुए और बाहर आ जाएं। पहला सेवक अंदर गया। वह निर्दोष था, इसलिए उसने हिम्मत करके घोड़े की पूंछ पकड़ ली और बाहर आ गया। घोड़ा शांत खड़ा रहा। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा सेवक भी अंदर गए और पूंछ छूकर बाहर आ गए। घोड़ा बिल्कुल नहीं हिनहिनाया। अब आखिरी सेवक की बारी थी, जो वास्तव में चोर था। उसके मन में डर बैठ गया था। उसने सोचा, अगर घोड़ा सच में जादुई हुआ और मैं पकड़ा गया, तो बादशाह मुझे तुरंत मार डालेंगे। वह डरते डरते अस्तबल के अंदर गया। अंधेरे में उसे घोड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, अगर मैं पूंछ को छूंगा ही नहीं तो घोड़ा कैसे जानेगा कि मैं चोर हूं। यह सोचकर वह बिना पूंछ को हाथ लगाए ही बाहर आ गया और ऐसा अभिनय करने लगा जैसे उसने पूंछ को छुआ हो। जब पांचों बाहर आ गए तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी तरकीब तो फेल हो गई। घोड़ा तो एक बार भी नहीं हिनहिनाया। इस बार बीरबल जोर से हंसे और कहा, जहां पनाह, घोड़ा तो साधारण है, जादुई नहीं। असली जादू तो चोर के मन का डर है। फिर बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इन सभी सेवकों की हथेलियां देखो। सैनिकों ने जब हथेलियां देखी तो सब हैरान रह गए। 4 सेवकों के हाथों में एक खास किस्म की महक आ रही थी और हल्के से काले धब्बे लगे थे। लेकिन 5वें सेवक के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने उस 5वें सेवक की ओर इशारा करते हुए कहा, आलमपनाह, यही है आपका चोर। मुस्कान का राज। अकबर ने पूछा, लेकिन यह कैसे? बीरबल ने अपनी शुरुआती मुस्कान का राज खोलते हुए समझाया, जहां पनाह, जब मैंने उन पांचों को देखा तो मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता था कि सच किसी सबूत में नहीं बल्कि चोर के अपने मन में छिपा है। मेरी मुस्कान इस बात का संकेत थी कि मैं शस्त्र से नहीं बल्कि शास्त्र, मनोविज्ञान से काम लूंगा। उन्होंने आगे बताया, मैंने जानबूझकर घोड़े की पूंछ पर एक खास किस्म का इत्र और कालिख लगा दी थी। मुझे पता था कि जो निर्दोष होंगे वे बिना डरे पूंछ को छू लेंगे और उनके हाथों में वह महक और कालिख लग जाएगी। लेकिन असली चोर पकड़े जाने के डर से पूंछ को हाथ लगाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। उसके साफ हाथ ही उसके अपराध का सबसे बड़ा सबूत हैं। यह सुनते ही चोर बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस प्रकार बीरबल की एक छोटी सी मुस्कान, जो एक मनोवैज्ञानिक रणनीति का हिस्सा थी, ने बिना किसी लड़ाई या सबूत के एक बड़े चोर को पकड़वा दिया और यह साबित कर दिया कि इंसान के मन का डर ही उसे पकड़वाने वाला सबसे बड़ा सुराग होता है। अकबर बीरबल की कहानियां सबसे बड़ा हथियार क्या?
मुगलिया सल्तनत के महान सम्राट अकबर का दरबार न केवल अपनी शान शौकत के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध था। इस दरबार की आत्मा थे राजा बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और गहरी मानवीय समझ के लिए जाने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल के सामने ऐसी पहेलियां और प्रश्न रखते थे जो दरबार के बड़े बड़े विद्वानों को भी निरुत्तर कर देते थे। ऐसा ही एक प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में बीरबल ने जो ज्ञान दिया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यहाँ हम अकबर और बीरबल की दो विस्तृत कहानियों के माध्यम से इस गहरे सवाल का जवाब तलाशेंगे। पहली कहानी, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी तलवार या तोप से अधिक शक्तिशाली हथियार मनुष्य का स्वयं पर विश्वास होता है। जब व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर यकीन होता है तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। कहानी का आरंभ दरबार में एक गंभीर चर्चा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने सेनापतियों और सलाहकारों के साथ बैठे थे। हाल ही में एक पड़ोसी राज्य पर मिली शानदार जीत से सभी उत्साहित थे। चर्चा का विषय था सल्तनत की सैन्य शक्ति। एक सेनापति ने अपनी नई तोपों की तारीफ करते हुए कहा, आलमपनाह, हमारी तोपेशाही के सामने दुनिया की कोई भी दीवार टिक नहीं सकती। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। दूसरे ने अपनी तलवार की मूंछ पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, एक सैनिक का सबसे बड़ा हथियार उसकी शमशीर होती है। हमारी ईरानी फुलाद से बनी तलवारें बिजली की तरह चलती हैं और दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका नहीं देती। बात बढ़ती गई। किसी ने घुड़सवार सेना को सबसे बड़ा हथियार बताया तो किसी ने सल्तनत के विशाल खजाने को, जिससे किसी भी सेना को खड़ा किया जा सकता था। बादशाह अकबर सभी की बातें सुन रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बीरबल को तलाश रही थीं, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब जानना चाहते थे कि बीरबल अब कौन सा नया तर्क पेश करेंगे। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मेरी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार न तोप है, न तलवार और न ही सल्तनत का खजाना। सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर क्या है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंसान का आत्मविश्वास है। यह सुनकर दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। एक सेनापति ने ताना कसते हुए कहा, वाह बीरबल, तो क्या हम अपनी सेना को आत्मविश्वास से लड़ने भेज दें? तलवारों की जगह उन्हें यकीन की ढाल पकड़ा दें? अकबर भी मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा की तरह दिलचस्प हैं, लेकिन आज हमें यह बात कुछ हजम नहीं हुई। क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, जरूर आलमपनाह, मुझे बस 1 महीने का समय दीजिए। बीरबल की खोज और एक साधारण कलाकार। बीरबल अपनी बात को साबित करने के लिए एक सही अवसर की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने शहर में घूमना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उनकी नजर एक चित्रकार पर पड़ी जिसका नाम माधव था। माधव एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार था, लेकिन बेहद गरीब और दब्बू किस्म का था। वह लोगों के छोटे मोटे चित्र बनाकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। बीरबल ने छिपकर उसका काम देखा और पाया कि उसके हाथों में जादू था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की भारी कमी थी। वह ग्राहकों से बात करते हुए भी हकलाता था और अपने काम का सही मोल मांगने में भी डरता था। बीरबल ने माधव से मिलने का फैसला किया। उन्होंने उससे एक चित्र बनाने को कहा। माधव ने डरते डरते बीरबल का चित्र बनाया। जब चित्र पूरा हुआ
तो बीरबल दंग रह गए। चित्र इतना सजीव था कि मानो अभी बोल पड़ेगा। बीरबल ने कहा, माधव, तुम तो एक महान कलाकार हो, तुम्हें तो शाही चित्रकार होना चाहिए। माधव ने डरकर अपने हाथ जोड़ लिए। नहीं नहीं हुजूर, मैं कहाँ इस लायक, मैं तो बस एक मामूली सा चित्रकार हूँ। शाही चित्रकार उस्ताद बहराम खान हैं, जिनकी कला के सामने मैं तो धूल के बराबर भी नहीं। बीरबल समझ गए कि माधव की असली समस्या उसकी कला नहीं, बल्कि उसका टूटा हुआ आत्मविश्वास है। एक असंभव चुनौती और बीरबल की योजना। उसी सप्ताह आगरा में ईरान के एक महान चित्रकार का आगमन हुआ, जिसका नाम मिर्जा फरहाद बेग था। वह अपनी कला पर बहुत घमंड करता था और उसने बादशाह अकबर के दरबार में आकर चुनौती दी कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कलाकार उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अकबर ने अपने शाही चित्रकार उस्ताद बहराम खान को मुकाबला करने का आदेश दिया, लेकिन किसी कारणवश बहराम खान बीमार पड़ गए। अब सल्तनत की इज्जत दांव पर थी। अकबर चिंतित थे कि इस ईरानी शहंशाह के घमंड को कौन तोड़ेगा। बीरबल को अपना अवसर मिल गया। वह सीधे बादशाह के पास पहुंचे और कहा, आलमपनाह, मेरे पास इस मुकाबले के लिए एक कलाकार है। अकबर ने पूछा, कौन है वह? बीरबल ने माधव का नाम लिया। यह सुनते ही दरबारी हंसने लगे। वह मामूली चित्रकार इस ईरानी उस्ताद का मुकाबला करेगा? वह तो उसके सामने खड़े होने में ही बेहोश हो जाएगा। लेकिन अकबर को बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने अनिच्छा से अनुमति दे दी। बीरबल माधव के पास गए। माधव ने यह सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं कर सकता, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। मैं हार जाऊंगा और पूरे राज्य की बेइज्जती होगी। तब बीरबल ने उसे समझाया, माधव, हार और जीत बाद की बात है। मैं तुम्हारी कला को जानता हूं। समस्या तुम्हारी कला में नहीं, तुम्हारी सोच में है। तुम खुद को कम आंक रहे हो। तुम यह मत सोचो कि तुम मिर्जा फरहाद से मुकाबला कर रहे हो। तुम बस यह सोचो कि तुम अपने जीवन की सबसे बेहतरीन कलाकृति बनाने जा रहे हो। अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। तुम्हारी कूची में जो सच्चाई है वह किसी और में नहीं। बस खुद पर यकीन रखो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। बीरबल ने अगले कुछ दिन माधव के साथ बिताए। उन्होंने उसे चित्रकला नहीं सिखाई, बल्कि उसे आत्मविश्वास से भर दिया। उन्होंने उसे उसकी पुरानी बेहतरीन कलाकृतियां दिखाईं और उसे उसकी अपनी ताकत का एहसास दिलाया। मुकाबले का दिन और आत्मविश्वास की जीत। मुकाबले का दिन आ गया। पूरा दरबार खचाखच भरा था। एक तरफ ईरानी उस्ताद मिर्जा फरहाद अपने कीमती रंगों और औजारों के साथ शान से खड़ा था। दूसरी तरफ माधव सहमा हुआ एक साधारण से कैनवास के साथ खड़ा था। मुकाबले का विषय था सम्राट अकबर का व्यक्तित्व। मिर्जा फरहाद ने बड़ी तेजी और कुशलता से चित्र बनाना शुरू किया। उसने अकबर का एक शानदार, रौबदार और ऐश्वर्यशाली चित्र बनाया। हर कोई उसकी कला की तारीफ कर रहा था। वहीं माधव ने आंखें बंद की और बीरबल के शब्दों को याद किया, खुद पर यकीन रखो। फिर उसने धीरे धीरे चित्र बनाना शुरू किया। उसने बादशाह अकबर को एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में चित्रित किया। उसके चित्र में अकबर के चेहरे पर अपनी प्रजा के लिए चिंता, करुणा और स्नेह के भाव थे। उसकी आंखों में एक शासक का तेज तो था, लेकिन साथ ही एक इंसान की कोमलता भी थी। अकबर बीरबल की कहानियां सबसे बड़ा हथियार क्या? मुगलिया सल्तनत के महान सम्राट अकबर का दरबार न केवल अपनी शान शौकत के लिए, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध था। इस दरबार की आत्मा थे राजा बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और गहरी मानवीय समझ के लिए जाने जाते थे।
अकबर अक्सर बीरबल के सामने ऐसी पहेलियां और प्रश्न रखते थे जो दरबार के बड़े बड़े विद्वानों को भी निरुत्तर कर देते थे। ऐसा ही एक प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में बीरबल ने जो ज्ञान दिया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यहाँ हम अकबर और बीरबल की दो विस्तृत कहानियों के माध्यम से इस गहरे सवाल का जवाब तलाशेंगे। पहली कहानी, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी तलवार या तोप से अधिक शक्तिशाली हथियार मनुष्य का स्वयं पर विश्वास होता है। जब व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर यकीन होता है तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। कहानी का आरंभ दरबार में एक गंभीर चर्चा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने सेनापतियों और सलाहकारों के साथ बैठे थे। हाल ही में एक पड़ोसी राज्य पर मिली शानदार जीत से सभी उत्साहित थे। चर्चा का विषय था सल्तनत की सैन्य शक्ति। एक सेनापति ने अपनी नई तोपों की तारीफ करते हुए कहा, आलमपनाह, हमारी तोपेशाही के सामने दुनिया की कोई भी दीवार टिक नहीं सकती। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। दूसरे ने अपनी तलवार की मूंछ पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, एक सैनिक का सबसे बड़ा हथियार उसकी शमशीर होती है। हमारी ईरानी फुलाद से बनी तलवारें बिजली की तरह चलती हैं और दुश्मन को पलक झपकने का भी मौका नहीं देती। बात बढ़ती गई। किसी ने घुड़सवार सेना को सबसे बड़ा हथियार बताया तो किसी ने सल्तनत के विशाल खजाने को, जिससे किसी भी सेना को खड़ा किया जा सकता था। बादशाह अकबर सभी की बातें सुन रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बीरबल को तलाश रही थीं, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब जानना चाहते थे कि बीरबल अब कौन सा नया तर्क पेश करेंगे। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मेरी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार न तोप है, न तलवार और न ही सल्तनत का खजाना। सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर क्या है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंसान का आत्मविश्वास है। यह सुनकर दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। एक सेनापति ने ताना कसते हुए कहा, वाह बीरबल, तो क्या हम अपनी सेना को आत्मविश्वास से लड़ने भेज दें? तलवारों की जगह उन्हें यकीन की ढाल पकड़ा दें? अकबर भी मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा की तरह दिलचस्प हैं, लेकिन आज हमें यह बात कुछ हजम नहीं हुई। क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, जरूर आलमपनाह, मुझे बस 1 महीने का समय दीजिए। बीरबल की खोज और एक साधारण कलाकार। बीरबल अपनी बात को साबित करने के लिए एक सही अवसर की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने शहर में घूमना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उनकी नजर एक चित्रकार पर पड़ी जिसका नाम माधव था। माधव एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार था, लेकिन बेहद गरीब और दब्बू किस्म का था। वह लोगों के छोटे मोटे चित्र बनाकर किसी तरह अपना गुजारा करता था। बीरबल ने छिपकर उसका काम देखा और पाया कि उसके हाथों में जादू था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की भारी कमी थी। वह ग्राहकों से बात करते हुए भी हकलाता था और अपने काम का सही मोल मांगने में भी डरता था। बीरबल ने माधव से मिलने का फैसला किया। उन्होंने उससे एक चित्र बनाने को कहा। माधव ने डरते डरते बीरबल का चित्र बनाया। जब चित्र पूरा हुआ तो बीरबल दंग रह गए। चित्र इतना सजीव था कि मानो अभी बोल पड़ेगा। बीरबल ने कहा, माधव, तुम तो एक महान कलाकार हो। तुम्हें तो शाही चित्रकार होना चाहिए। माधव ने डरकर अपने हाथ जोड़ लिए,
नहीं नहीं हुजूर, मैं कहाँ इस लायक। मैं तो बस एक मामूली सा चित्रकार हूँ। शाही चित्रकार उस्ताद बहराम खान हैं, जिनकी कला के सामने मैं तो धूल के बराबर भी नहीं। बीरबल समझ गए कि माधव की असली समस्या उसकी कला नहीं, बल्कि उसका टूटा हुआ आत्मविश्वास है। एक असंभव चुनौती और बीरबल की योजना। उसी सप्ताह आगरा में ईरान के एक महान चित्रकार का आगमन हुआ, जिसका नाम मिर्जा फरहाद बेग था। वह अपनी कला पर बहुत घमंड करता था और उसने बादशाह अकबर के दरबार में आकर चुनौती दी कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कलाकार उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अकबर ने अपने शाही चित्रकार उस्ताद बहराम खान को मुकाबला करने का आदेश दिया, लेकिन किसी कारणवश बहराम खान बीमार पड़ गए। अब सल्तनत की इज्जत दांव पर थी। अकबर चिंतित थे कि इस ईरानी शहंशाह के घमंड को कौन तोड़ेगा। बीरबल को अपना अवसर मिल गया। वह सीधे बादशाह के पास पहुंचे और कहा, आलमपनाह, मेरे पास इस मुकाबले के लिए एक कलाकार है। अकबर ने पूछा, कौन है वह? बीरबल ने माधव का नाम लिया। यह सुनते ही दरबारी हंसने लगे। वह मामूली चित्रकार इस ईरानी उस्ताद का मुकाबला करेगा? वह तो उसके सामने खड़े होने में ही बेहोश हो जाएगा। लेकिन अकबर को बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने अनिच्छा से अनुमति दे दी। बीरबल माधव के पास गए। माधव ने यह सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं कर सकता। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। मैं हार जाऊंगा और पूरे राज्य की बेइज्जती होगी। तब बीरबल ने उसे समझाया, माधव, हार और जीत बाद की बात है। मैं तुम्हारी कला को जानता हूं। समस्या तुम्हारी कला में नहीं, तुम्हारी सोच में है। तुम खुद को कम आंक रहे हो। तुम यह मत सोचो कि तुम मिर्जा फरहाद से मुकाबला कर रहे हो। तुम बस यह सोचो कि तुम अपने जीवन की सबसे बेहतरीन कलाकृति बनाने जा रहे हो। अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। तुम्हारी कूची में जो सच्चाई है वह किसी और में नहीं। बस खुद पर यकीन रखो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। बीरबल ने अगले कुछ दिन माधव के साथ बिताए। उन्होंने उसे चित्रकला नहीं सिखाई, बल्कि उसे आत्मविश्वास से भर दिया। उन्होंने उसे उसकी पुरानी बेहतरीन कलाकृतियां दिखाईं और उसे उसकी अपनी ताकत का एहसास दिलाया। मुकाबले का दिन और आत्मविश्वास की जीत। मुकाबले का दिन आ गया। पूरा दरबार खचाखच भरा था। एक तरफ ईरानी उस्ताद मिर्जा फरहाद अपने कीमती रंगों और औजारों के साथ शान से खड़ा था। दूसरी तरफ माधव सहमा हुआ एक साधारण से कैनवास के साथ खड़ा था। मुकाबले का विषय था सम्राट अकबर का व्यक्तित्व। मिर्जा फरहाद ने बड़ी तेजी और कुशलता से चित्र बनाना शुरू किया। उसने अकबर का एक शानदार, रौबदार और ऐश्वर्यशाली चित्र बनाया। हर कोई उसकी कला की तारीफ कर रहा था। वहीं माधव ने आंखें बंद की और बीरबल के शब्दों को याद किया, खुद पर यकीन रखो। फिर उसने धीरे धीरे चित्र बनाना शुरू किया। उसने बादशाह अकबर को एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में चित्रित किया। उसके चित्र में अकबर के चेहरे पर अपनी प्रजा के लिए चिंता, करुणा और स्नेह के भाव थे। उसकी आंखों में एक शासक का तेज तो था, लेकिन साथ ही एक इंसान की कोमलता भी थी। जब दोनों चित्र पूरे हुए तो उन्हें बादशाह के सामने पेश किया गया। मिर्जा फरहाद का चित्र तकनीकी रूप से उत्तम था। उसमें बादशाह का वैभव और शक्ति झलक रही थी। लेकिन माधव के चित्र में एक आत्मा थी, एक कहानी थी, एक एहसास था। अकबर ने दोनों चित्रों को बहुत देर तक देखा। फिर वे अपनी गद्दी से उठे और सीधे माधव के पास गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मिर्जा फरहाद ने मेरी बाहरी छवि बनाई है, लेकिन माधव, तुमने मेरी आत्मा को कैनवास पर उतार दिया है।
आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची कला केवल हुनर से नहीं, दिल से आती है। मुकाबले का विजेता माधव को घोषित किया गया। ईरानी उस्ताद का घमंड चूर चूर हो गया। दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, आज हम तुम्हारी बात का मतलब समझ गए बीरबल। माधव के पास हुनर तो पहले भी था, लेकिन आज उसके पास आत्मविश्वास का हथियार था, जिसने उसे दुनिया के एक महान कलाकार पर जीत दिलाई। वाकई आत्मविश्वास ही इंसान का सबसे बड़ा है। दूसरी कहानी बुद्धि बल से बड़ी है। यह कहानी इस बात को सिद्ध करती है कि शारीरिक शक्ति या हथियारों के जखीरे से कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार मनुष्य की बुद्धि है। बुद्धि का सही प्रयोग बड़ी से बड़ी सैन्य शक्ति पर भी भारी पड़ सकता है। कहानी का आरंभ एक अजय शत्रु। एक बार विंध्याचल के घने जंगलों में एक खूंखार डाकू का आतंक फैल गया, जिसका नाम था हीरा सिंह। वह न केवल क्रूर और निर्दयी था, बल्कि बहुत चालाक भी था। उसने पहाड़ों के बीच एक ऐसा किला बना रखा था जहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। उसकी सेना में सैकड़ों लड़ाके थे जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। हीरा सिंह शाही खजानों को लूटता, व्यापारियों के काफिलों पर हमला करता और पूरे इलाके में उसने दहशत फैला रखी थी। बादशाह अकबर ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, लेकिन हर बार शाही सेना को मुंह की खानी पड़ी। हीरा सिंह के लड़ाके संकरे पहाड़ी रास्तों में छिपकर हमला करते और मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाकर गायब हो जाते। बादशाह अकबर बहुत चिंतित थे। उनके बड़े बड़े सेनापति, जिनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, एक मामूली डाकू के सामने बेबस हो गए थे। दरबार में मंथन और बीरबल का प्रस्ताव। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, क्या हमारी सल्तनत में कोई ऐसा नहीं जो उस दुष्ट हीरा सिंह को पकड़ सके? हमारी तोपें, हमारे हाथी, हमारी विशाल सेना, सारे हथियार उसके सामने बेकार साबित हो रहे हैं। एक सेनापति ने कहा, आलमपनाह, हमें एक और बड़ी सेना भेजनी चाहिए। हम उसके किले को चारों ओर से घेर लेंगे और महीनों तक रसद नहीं पहुंचने देंगे। वह खुद ही हार मान लेगा। दूसरे ने कहा, नहीं, हमें पहाड़ों को तोपों से उड़ा देना चाहिए। बीरबल शांत बैठे सब सुन रहे थे। अकबर ने उनकी राय पूछी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हीरा सिंह की ताकत उसका किला या उसके लड़ाके नहीं हैं। उसकी असली ताकत उसकी बुद्धि है, जिससे वह हमारे बाहुबल को हर बार मात दे देता है। लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह बुद्धि को केवल बुद्धि से ही हराया जा सकता है। जहां बाहुबल काम न आए, वहां बुद्धिबल का प्रयोग करना चाहिए। सेनापति ने उपहास करते हुए कहा, तो क्या अब हम तलवारों की जगह किताबों से लड़ेंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति जी, कभी कभी कलम की एक नोक तलवार की 1000 चोट से ज्यादा गहरा घाव करती है। आलमपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मामले को अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करना चाहूंगा। अकबर के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने बीरबल को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। बीरबल की मनोवैज्ञानिक चाल। बीरबल ने कोई सेना नहीं ली। उन्होंने बस कुछ भरोसेमंद जासूसों को साथ लिया और वेश बदलकर उस इलाके की ओर निकल पड़े। उन्होंने कई हफ्तों तक हीरा सिंह के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्हें पता चला कि हीरा सिंह बहादुर होने के साथ साथ अंधविश्वासी और बेहद लालची भी है। उसे लगता था कि उस पर किसी देवी का आशीर्वाद है, इसलिए उसे कोई नहीं हरा सकता। बीरबल को उसकी कमजोरी मिल गई। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने जासूसों को साधु और व्यापारियों के वेश में पूरे इलाके में एक अफवाह फैलाने के लिए भेज दिया। अफवाह यह थी कि पास की एक पुरानी गुफा में पारस पत्थर है, जिसे छूने से लोहा सोना बन जाता है।
यह भी कहा गया कि वह पत्थर केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जिसके भाग्य में राजयोग लिखा हो और जिस पर देवी स्वयं प्रसन्न हो। यह अफवाह धीरे धीरे जंगल की आग की तरह फैल गई और अंततः हीरा सिंह के कानों तक पहुंची। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसके कई लोगों ने अलग अलग स्रोतों से यही बात सुनी तो उसका लालच जाग उठा। उसे लगा कि अगर उसे वह पत्थर मिल गया तो वह बादशाह अकबर से भी ज्यादा अमीर और शक्तिशाली हो जाएगा। और चूंकि वह खुद को देवी का प्रिय मानता था, उसे यकीन हो गया कि वह पत्थर केवल उसी के लिए बना है। बुद्धि के जाल में फंसा डाकू। एक रात हीरा सिंह अपने कुछ सबसे भरोसेमंद साथियों को लेकर चुपके से अपने किले से बाहर निकला और उस गुफा की ओर चल पड़ा। वह नहीं चाहता था कि यह रहस्य किसी और को पता चले। यह वही था जो बीरबल चाहते थे। जैसे ही हीरा सिंह और उसके साथी गुफा के पास पहुंचे, चारों ओर छिपे हुए मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। हीरा सिंह, जो अपने किले में अजेय था, खुले मैदान में एक साधारण कैदी की तरह पकड़ लिया गया। सबसे बड़े हथियार का रहस्योद्घाटन। जब हीरा सिंह को जंजीरों में जकड़कर दरबार में पेश किया गया तो सभी दरबारी और सेनापति हैरान रह गए। जो काम हजारों की सेना और तोपें नहीं कर सकीं, वह बीरबल ने बिना एक भी तलवार उठाए कर दिखाया था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह चमत्कार तुमने कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। मैंने बस अपने हथियार का सही इस्तेमाल किया। मेरा हथियार था बुद्धि। मैंने हीरा सिंह की शक्ति पर नहीं, बल्कि उसकी कमजोरियों पर वार किया। उसके लालच और अंधविश्वास ने उसे उसके सुरक्षित किले से बाहर खींच लिया और हमारे जाल में फंसा दिया। बीरबल ने आगे कहा, एक शासक की असली ताकत उसकी सेना का आकार नहीं, बल्कि उसके सलाहकारों की बुद्धि होती है। तोपें किले की दीवारें तोड़ सकती हैं, लेकिन बुद्धि दुश्मन के घमंड और मन के किले को तोड़ देती है। इसीलिए जहांपनाह, बुद्धि ही इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अजेय हथियार है। बादशाह अकबर बीरबल के इस जवाब से परम प्रसन्न हुए और एक बार फिर मान गए कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं है। अकबर और बीरबल की दो प्रसिद्ध कहानियां, असली वारिस कौन? मुगल सम्राट अकबर का दरबार न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात था। इस ख्याति का एक बड़ा कारण उनके नवरत्नों में से एक राजा बीरबल थे। बीरबल की हाजिर जवाबी और किसी भी समस्या को सुलझाने की अद्भुत क्षमता ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया था। उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। यहाँ हम अकबर और बीरबल के खजाने से दो ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं, जो न्याय, मनोविज्ञान और सत्य की जीत को दर्शाती हैं। पहली कहानी, असली वारिस कौन? यह कहानी मानवीय भावनाओं, लालच और पुत्र के सच्चे प्रेम की एक मार्मिक गाथा है। यह दिखाती है कि बीरबल कैसे केवल तर्कों पर ही नहीं, बल्कि मनुष्य के मनोविज्ञान को समझकर न्याय करते थे। कहानी का आरंभ, एक जटिल विरासत का विवाद। आगरा शहर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम सेठ धनपत राय था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और उसके पास अपार धन संपत्ति थी। सेठ का एक ही पुत्र था, जिसका नाम केशव था। सेठ ने अपने पुत्र को बहुत लाड़ प्यार से पाला और उसे व्यापार के सारे गुर सिखाए। लेकिन दुर्भाग्यवश एक गंभीर बीमारी के कारण सेठ धनपत राय का अचानक निधन हो गया। सेठ की मृत्यु के कुछ दिनों बाद जब उनकी वसीयत पढ़ी जाने वाली थी, तो दरबार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दो युवक, जो हमशक्ल तो नहीं थे, पर दोनों ही खुद को सेठ धनपत राय का इकलौता पुत्र केशव बता रहे थे।
दोनों के पास अपने अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ गवाह और सबूत भी थे। मामला इतना उलझ गया कि शहर का काजी भी कोई फैसला नहीं कर सका। अंत में यह मामला न्याय के लिए बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। दरबार की कार्यवाही और अकबर की दुविधा। अकबर के सामने दोनों युवकों को पेश किया गया। पहला युवक, जो आत्मविश्वास से भरा और मुखर था, ने कहा, आलमपनाह, मैं ही सेठ धनपत राय का असली बेटा केशव हूँ। मेरे पिता ने मुझे हमेशा अपनी परछाई की तरह साथ रखा। यह दूसरा व्यक्ति एक धोखेबाज है जो मेरी संपत्ति हड़पने के लिए यह ढोंग रच रहा है। उसने अपने पक्ष में कुछ पड़ोसियों और दूर के रिश्तेदारों को गवाह के तौर पर पेश किया। दूसरा युवक, जो थोड़ा शांत और विनम्र स्वभाव का लग रहा था, ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं शब्दों से अपनी सच्चाई कैसे साबित करूं? मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ थे। उनकी मृत्यु ने मुझे तोड़ दिया है और अब यह व्यक्ति मेरे दुख का फायदा उठाकर मेरा हक छीनना चाहता है। उसकी आंखों में अपने पिता को खोने का वास्तविक दुख दिखाई दे रहा था। बादशाह अकबर ने दोनों के दावों और गवाहों को सुना, लेकिन वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। दोनों के तर्क इतने मजबूत थे कि यह तय करना लगभग असंभव था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो अकबर ने अपनी सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, बादशाह ने कहा, यह गुत्थी अब तुम ही सुलझा सकते हो। पता लगाओ कि असली वारिस कौन है। बीरबल की मनोवैज्ञानिक परीक्षा। बीरबल ने दोनों युवकों को ध्यान से देखा। उन्होंने उनके हाव भाव, उनकी आंखों और उनकी बातों का गहराई से विश्लेषण किया। बीरबल समझ गए थे कि केवल सबूतों के आधार पर इस मामले को सुलझाना मुश्किल है। सत्य तक पहुंचने के लिए उन्हें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे असली और नकली का भेद अपने आप सामने आ जाए। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, इस समस्या का एक ही समाधान है। हमें इन दोनों की परीक्षा लेनी होगी। एक ऐसी परीक्षा जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अगले दिन बीरबल ने दोनों युवकों को फिर से दरबार में बुलाया। उन्होंने एक शाही सिपाही को आदेश दिया, जाओ और सेठ धनपत राय की कब्र से उनकी लाश निकाल कर ले आओ। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दोनों युवक और सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहला युवक, जो खुद को असली केशव बता रहा था, थोड़ा असहज हुआ लेकिन चुप रहा। वहीं दूसरे युवक के चेहरे पर पीड़ा और अविश्वास के भाव स्पष्ट दिखने लगे। कुछ देर बाद सिपाही लौट आए और उन्होंने बताया कि कब्र से लाश निकालना संभव नहीं है। तब बीरबल ने अपनी योजना का अगला चरण सामने रखा। उन्होंने दोनों युवकों से कहा, चूंकि हम तुम्हारे पिता को यहाँ नहीं ला सकते, इसलिए तुम्हें ही उनके प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा साबित करनी होगी। तुम दोनों को एक एक धनुष और बांध दिया जाएगा। तुम्हें अपने पिता की कब्र पर निशाना साधना होगा। जो कोई भी सटीक निशाना लगाएगा उसे ही असली वारिस माना जाएगा और सारी संपत्ति उसे सौंप दी जाएगी। असली और नकली की पहचान। यह सुनकर पहला युवक बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और बोला, यह तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं एक कुशल तीरंदाज हूं। मैं अभी अपने पिता की कब्र पर निशाना लगाकर यह साबित कर दूंगा कि मैं ही उनका असली पुत्र हूं। उसने गर्व से धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साधने लगा। लेकिन दूसरा युवक स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए बोला, यह मैं कैसे कर सकता हूं? वे मेरे पिता हैं। मैं उनकी मृत देह का अपमान कैसे कर सकता हूं? मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। मैं अपने पूज्य पिता पर बाण नहीं चला सकता। भले ही मुझे पूरी जिंदगी गरीबी में क्यों न गुजारनी पड़े। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा।
जैसे ही उसने यह कहा, बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने बादशाह अकबर की ओर देखा और कहा, आलमपनाह, फैसला हो गया है। बीरबल ने रोते हुए युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, यही सेठ धनपत राय का असली पुत्र है। न्याय और कहानी का सार। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतने यकीन से यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, एक पुत्र चाहे कितना भी लालची क्यों न हो, वह कभी भी अपने पिता का अपमान नहीं कर सकता, जीवित या मृत। पहला युवक संपत्ति के लालच में इतना अंधा हो गया था कि वह अपने पिता की कब्र पर तीर चलाने को भी तैयार हो गया। लेकिन असली बेटे के लिए अपने पिता का सम्मान उनकी संपत्ति से कहीं बढ़कर है। उसकी आंखों के आंसू और उसके शब्द उसके सच्चे पुत्र धर्म का प्रमाण हैं। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने असली केशव को गले लगाया और उसे उसके पिता की सारी संपत्ति सौंप दी। धोखेबाज और लालची युवक को धोखाधड़ी के अपराध में जेल भेज दिया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता और सम्मान किसी भी धन दौलत से बड़ा होता है। असली पहचान कर्मों और भावनाओं से होती है, न कि केवल खोखले दावों से। दूसरी कहानी, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? यह कहानी बीरबल की हाजिर जवाबी और गहरी समझ का एक और बेहतरीन उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती और अक्सर हम उन कामों में लग जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। कहानी का आरंभ, बादशाह का अजीबोगरीब आदेश। एक शाम बादशाह अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। बादशाह का मिजाज बहुत अच्छा था और वे मजाक के मूड में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमने बहुत से बुद्धिमान और चतुर लोगों को देखा है, लेकिन आज हम इस राज्य के सबसे बड़े मूर्खों को देखना चाहते हैं। बीरबल थोड़ा चकित हुए, लेकिन उन्होंने बादशाह की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। बादशाह ने आदेश दिया, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। जाओ और हमारे राज्य से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर हमारे सामने पेश करो। बीरबल की खोज और अनोखी मुलाकातें। बीरबल बादशाह के इस अजीब आदेश को पूरा करने के लिए निकल पड़े। वे जानते थे कि मूर्खों को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढना एक चुनौती थी। कुछ दिनों तक शहर और गांवों में घूमने के बाद बीरबल ने एक आदमी को देखा जो एक अजीब हरकत कर रहा था। वह आदमी एक घोड़े पर बैठा था, लेकिन अपने सिर पर घास का एक भारी गट्ठर रखे हुए था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? इस गट्ठर को घोड़े की पीठ पर क्यों नहीं रख देते? उस आदमी ने जवाब दिया, जनाब, मेरा घोड़ा पहले से ही मेरा बोझ उठाए हुए है। वह बहुत बूढ़ा और कमजोर है। मैं उस पर और बोझ डालकर उसे कष्ट नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने घास का गट्ठर अपने सिर पर रख लिया है। बीरबल मुस्कुराए और समझ गए कि उन्हें अपना पहला मूर्ख मिल गया है। उन्होंने उस आदमी को अपने साथ चलने को कहा। थोड़ा आगे जाने पर बीरबल ने एक और दृश्य देखा। एक आदमी अपनी दीवार पर कुछ बना रहा था और उसकी पत्नी नीचे से उसे दिए की रोशनी दिखा रही थी। बीरबल ने देखा कि जिस जगह वह आदमी काम कर रहा था, वहां सूरज की पर्याप्त रोशनी थी। बीरबल ने उससे पूछा, भले आदमी, जब यहाँ इतनी रोशनी है तो तुम दिए की रोशनी में क्यों काम कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, हुजूर, यह दीवार कल बनकर तैयार हो जाएगी। कल जब यहाँ अंधेरा होगा, तब मुझे यह निशान कहाँ मिलेगा जहाँ मुझे कील ठोकनी है। इसलिए मैं अभी दिए की रोशनी में निशान बना रहा हूँ ताकि कल अंधेरे में भी मुझे जगह मिल जाए। बीरबल ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि यह तो पहले वाले से भी बड़ा मूर्ख है। उन्होंने उसे भी अपने साथ ले लिया। दरबार में मूर्खों की पेशी।
एक महीने का समय पूरा होने पर बीरबल केवल 2 लोगों के साथ दरबार में हाजिर हुए। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, हमने तो तुम्हें 4 मूर्खों को लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम केवल 2 ही लेकर आए हो। बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, आलमपनाह, बाकी 2 मूर्ख भी यहीं दरबार में मौजूद हैं। दरबार में बैठे सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह अकबर हैरान होकर बोले, साफ साफ कहो बीरबल, वे 2 मूर्ख कौन हैं? बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, तीसरा सबसे बड़ा मूर्ख मैं खुद हूं। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को मूर्ख कह रहे हो? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, हुजूर, आप ही सोचिए। आपके राज्य में इतने सारे महत्वपूर्ण काम हैं, लेकिन मैं अपना कीमती समय बर्बाद करके इन मूर्खों को ढूंढने निकल पड़ा। तो क्या मैं मूर्ख नहीं हुआ? बादशाह अकबर बीरबल के तर्क को सुनकर निरुत्तर हो गए। फिर उन्होंने उत्सुकता से पूछा, ठीक है, मान लिया, लेकिन चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, आलमपनाह, चौथी मूर्खता का परिचय तो। बीरबल थोड़ा झिझके। बादशाह ने जोर देकर कहा, डरो मत बीरबल, बताओ चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चौथा सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो यह जानता है कि राज्य में इतने जरूरी काम पड़े हैं, फिर भी वह किसी को मूर्खों को ढूंढने का काम सौंपता है। कहानी का सार। बीरबल का इशारा साफ था। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया, लेकिन अगले ही पल बादशाह अकबर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की, जिसने उन्हें इतने मनोरंजक तरीके से एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ के कामों में नहीं लगाना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देता है। अकबर और बीरबल की 2 अमर कहानियां। भारत के महान मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे प्रतापी सलाहकार बीरबल की कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक और मनोरंजक हैं जितनी वे सदियों पहले थीं। ये कहानियां न केवल हमें हंसाती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। यहाँ हम आपके लिए अकबर और बीरबल की 2 प्रसिद्ध कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें विस्तार से 10,000 शब्दों में लिखा गया है। पहली कहानी, बीरबल की खिचड़ी। यह कहानी न्याय, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता की एक अनूठी मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों और दृढ़ संकल्प के आधार पर आंकना चाहिए। कहानी का आरंभ, एक सर्द रात और एक असंभव चुनौती। दिल्ली में सर्दियों की एक रात थी। यमुना नदी का पानी बर्फ की तरह ठंडा था और हवाएं ऐसी चल रही थीं कि किसी का भी घर से बाहर निकलने का मन न करे। सम्राट अकबर अपने भव्य महल के आरामदायक कक्ष में बैठे थे और बाहर की कड़कड़ाती ठंड का आनंद ले रहे थे। उनके साथ उनके कुछ दरबारी भी थे, जो सम्राट का मनोरंजन करने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे थे। बातों बातों में एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, आज इतनी ठंड है कि कोई भी व्यक्ति पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा नहीं रह सकता। अकबर को यह बात सुनकर एक विचार आया। उन्होंने ऐलान किया, अगर कोई भी व्यक्ति पूरी रात यमुना के पानी में खड़ा रहेगा, तो हम उसे 1,000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यह एक असंभव चुनौती है और कोई भी इस काम को करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन दरबार में मौजूद एक गरीब ब्राह्मण, जिसका नाम रामदास था, ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। रामदास बहुत गरीब था और उसके परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा था।
उसे लगा कि अगर वह यह चुनौती पूरी कर लेता है तो उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामदास का संघर्ष और सम्राट का अन्याय। अगली रात रामदास यमुना नदी के ठंडे पानी में उतर गया। पूरी रात वह ठंड से कांपता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बस यही सोचता रहा कि सुबह होने पर उसे 1000 सोने की मोहरें मिलेंगी और उसके परिवार के दुख दूर हो जाएंगे। सुबह हुई और रामदास कांपते हुए नदी से बाहर निकला। वह सीधा सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचा और अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे? रामदास ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके महल के दिए की ओर देखता रहा और उसी से मुझे हिम्मत मिली। यह सुनकर एक दरबारी, जो बीरबल से जलता था, ने सम्राट के कान भर दिए। उसने कहा, जहांपनाह, यह तो धोखा है। इसने आपके महल के दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा है, इसलिए यह इनाम का हकदार नहीं है। अकबर को उस दरबारी की बात सही लगी और उन्होंने रामदास को बिना इनाम दिए ही वापस भेज दिया। रामदास बहुत दुखी हुआ। उसने बीरबल से मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। बीरबल की बुद्धिमानी और खिचड़ी का खेल। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने जब इसका कारण पूछा तो पता चला कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी बना रहे हैं और जब तक वह पक नहीं जाएगी तब तक वे नहीं आएंगे। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे खुद बीरबल के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक बहुत ऊंचे पेड़ की एक डाली पर एक हांडी लटका रखी है और नीचे जमीन पर आग जला रखी है। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्यों नहीं पकेगी जहांपनाह? जब रामदास को आपके महल के दूर जलते दिए से गर्मी मिल सकती है तो मेरी यह खिचड़ी भी इस आग से जरूर पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत रामदास को बुलवाया और उसे 1000 सोने की मोहरों के साथ साथ और भी बहुत कुछ इनाम में दिया। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और हमेशा सोच समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल एक गरीब को न्याय दिलाया बल्कि सम्राट अकबर को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। दूसरी कहानी, चोर की दाढ़ी में तिनका। यह कहानी बीरबल की चतुराई और मनोवैज्ञानिक समझ का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दिखाती है कि कैसे बीरबल अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सबसे जटिल समस्याओं को भी सुलझा लेते थे। कहानी का आरंभ, एक धनी व्यापारी की चिंता। एक बार आगरा के एक धनी व्यापारी के घर में चोरी हो गई। व्यापारी बहुत परेशान था क्योंकि उसके घर से कीमती हीरे और जवाहरात चोरी हो गए थे। उसने अपने सभी नौकरों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। थक-हार कर व्यापारी सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचा और उनसे न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा और कहा, बीरबल, तुम ही इस चोर का पता लगा सकते हो। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलाया। उन्होंने हर नौकर को एक समान लंबाई की एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। तुम सब इन्हें अपने घर ले जाओ और कल सुबह वापस लेकर आना। जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर घर चले गए। उनमें से एक नौकर, जिसने वास्तव में चोरी की थी, बहुत डर गया। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी सच में 1 इंच लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। यह सोचकर उसने अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा काट दिया। चोर का पर्दाफाश। अगली सुबह सभी नौकर अपनी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में वापस आए।
बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ियां देखीं। जब उन्होंने उस नौकर की छड़ी देखी जिसने चोरी की थी, तो उन्होंने पाया कि उसकी छड़ी बाकी सब नौकरों की छड़ियों से 1 इंच छोटी है। बीरबल ने तुरंत उस नौकर को पकड़ लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। नौकर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबर और बाकी सभी दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि चोर यही है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने पहले ही चोर के मन में डर पैदा कर दिया था। चोर ने यह सोचकर अपनी छड़ी 1 इंच छोटी कर दी कि वह सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी और बाकी सब छड़ियों के बराबर हो जाएगी। इसी से वह पकड़ा गया। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, वह कोई न कोई गलती जरूर करता है जिससे वह पकड़ा जाता है। बीरबल की मनोवैज्ञानिक समझ और चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे वास्तव में एक महान बुद्धिमान व्यक्ति थे। अकबर और बीरबल की ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे कि न्याय, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और साहस के बारे में भी सिखाती हैं। यही कारण है कि ये कहानियां आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी वे सदियों पहले थीं। अकबर और बीरबल की 2 अमर कहानियां। भारत के महान मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे प्रतापी सलाहकार बीरबल की कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक और मनोरंजक हैं जितनी वे सदियों पहले थीं। ये कहानियां न केवल हमें हंसाती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। यहाँ हम आपके लिए अकबर और बीरबल की 2 प्रसिद्ध कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें विस्तार से 10,000 शब्दों में लिखा गया है। पहली कहानी, बीरबल की खिचड़ी। यह कहानी न्याय, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता की एक अनूठी मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों और दृढ़ संकल्प के आधार पर आंकना चाहिए। कहानी का आरंभ, एक सर्द रात और एक असंभव चुनौती। दिल्ली में सर्दियों की एक रात थी। यमुना नदी का पानी बर्फ की तरह ठंडा था और हवाएं ऐसी चल रही थीं कि किसी का भी घर से बाहर निकलने का मन न करे। सम्राट अकबर अपने भव्य महल के आरामदायक कक्ष में बैठे थे और बाहर की कड़कड़ाती ठंड का आनंद ले रहे थे। उनके साथ उनके कुछ दरबारी भी थे, जो सम्राट का मनोरंजन करने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे थे। बातों बातों में एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, आज इतनी ठंड है कि कोई भी व्यक्ति पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा नहीं रह सकता। अकबर को यह बात सुनकर एक विचार आया। उन्होंने ऐलान किया, अगर कोई भी व्यक्ति पूरी रात यमुना के पानी में खड़ा रहेगा, तो हम उसे 1,000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यह एक असंभव चुनौती है और कोई भी इस काम को करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन दरबार में मौजूद एक गरीब ब्राह्मण, जिसका नाम रामदास था, ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। रामदास बहुत गरीब था और उसके परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा था। उसे लगा कि अगर वह यह चुनौती पूरी कर लेता है तो उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामदास का संघर्ष और सम्राट का अन्याय। अगली रात रामदास यमुना नदी के ठंडे पानी में उतर गया। पूरी रात वह ठंड से कांपता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बस यही सोचता रहा कि सुबह होने पर उसे 1,000 सोने की मोहरें मिलेंगी और उसके परिवार के दुख दूर हो जाएंगे। सुबह हुई और रामदास कांपते हुए नदी से बाहर निकला। वह सीधा सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचा और अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे? रामदास ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके महल के दिए की ओर देखता रहा और उसी से मुझे हिम्मत मिली। यह सुनकर एक दरबारी, जो बीरबल से जलता था, ने सम्राट के कान भर दिए।
उसने कहा, जहांपनाह, यह तो धोखा है। इसने आपके महल के दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा है, इसलिए यह इनाम का हकदार नहीं है। अकबर को उस दरबारी की बात सही लगी और उन्होंने रामदास को बिना इनाम दिए ही वापस भेज दिया। रामदास बहुत दुखी हुआ। उसने बीरबल से मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। बीरबल की बुद्धिमानी और खिचड़ी का खेल। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने जब इसका कारण पूछा तो पता चला कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी बना रहे हैं और जब तक वह पक नहीं जाएगी तब तक वे नहीं आएंगे। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे खुद बीरबल के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक बहुत ऊंचे पेड़ की एक डाली पर एक हांडी लटका रखी है और नीचे जमीन पर आग जला रखी है। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्यों नहीं पकेगी जहांपनाह? जब रामदास को आपके महल के दूर जलते दिए से गर्मी मिल सकती है तो मेरी यह खिचड़ी भी इस आग से जरूर पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत रामदास को बुलवाया और उसे 1000 सोने की मोहरों के साथ साथ और भी बहुत कुछ इनाम में दिया। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और हमेशा सोच समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल एक गरीब को न्याय दिलाया बल्कि सम्राट अकबर को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। दूसरी कहानी, चोर की दाढ़ी में तिनका। यह कहानी बीरबल की चतुराई और मनोवैज्ञानिक समझ का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दिखाती है कि कैसे बीरबल अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सबसे जटिल समस्याओं को भी सुलझा लेते थे। कहानी का आरंभ, एक धनी व्यापारी की चिंता। एक बार आगरा के एक धनी व्यापारी के घर में चोरी हो गई। व्यापारी बहुत परेशान था क्योंकि उसके घर से कीमती हीरे और जवाहरात चोरी हो गए थे। उसने अपने सभी नौकरों से पूछताछ की लेकिन किसी ने भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। थक-हार कर व्यापारी सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचा और उनसे न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा और कहा, बीरबल, तुम ही इस चोर का पता लगा सकते हो। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलाया। उन्होंने हर नौकर को एक समान लंबाई की एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। तुम सब इन्हें अपने घर ले जाओ और कल सुबह वापस लेकर आना। जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर घर चले गए। उनमें से एक नौकर, जिसने वास्तव में चोरी की थी, बहुत डर गया। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी सच में 1 इंच लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। यह सोचकर उसने अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा काट दिया। चोर का पर्दाफाश। अगली सुबह सभी नौकर अपनी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में वापस आए। बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ियां देखीं। जब उन्होंने उस नौकर की छड़ी देखी जिसने चोरी की थी तो उन्होंने पाया कि उसकी छड़ी बाकी सब नौकरों की छड़ियों से 1 इंच छोटी है। बीरबल ने तुरंत उस नौकर को पकड़ लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। नौकर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबर और बाकी सभी दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि चोर यही है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने पहले ही चोर के मन में डर पैदा कर दिया था। चोर ने यह सोचकर अपनी छड़ी 1 इंच छोटी कर दी कि वह सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी और बाकी सब छड़ियों के बराबर हो जाएगी। इसी से वह पकड़ा गया। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो,
वह कोई न कोई गलती जरूर करता है जिससे वह पकड़ा जाता है। बीरबल की मनोवैज्ञानिक समझ और चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे वास्तव में एक महान बुद्धिमान व्यक्ति थे। अकबर और बीरबल की ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे कि न्याय, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और साहस के बारे में भी सिखाती हैं। यही कारण है कि ये कहानियां आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी वे सदियों पहले थीं।